हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज आपका साइंस का प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो गया होगा और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि हमने जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उनसे हमें कितनी हेल्प मिली है। और मार्च एग्ज़ाम जो आ रहा है हमारा मेन एग्ज़ाम, उसमें भी ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आप इनको ज़रूर देखो और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखो और आज के पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए आपके कितने मार्क्स बनेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखो सभी क्वेश्चन जो हैं 3 घंटे का हमारा पेपर है, 60 अंक का है और सभी क्वेश्चन जो हैं कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है और उसके वक्रता केंद्र सी पर रखी है वस्तु, तो उसका पूछा गया कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। देखो इसको समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारा अवतल दर्पण दिखा रखा है, इसमें मुख्य अक्ष खींच लिया है बीच में और सी पर वस्तु रखी है, ए बी वस्तु रखी है सी पर। एक किरण, प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है और अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद एफ में से गुजरती हुई ये निकली है। दूसरी जो किरण है, प्रकाश की किरण है, वो ए सिरे से निकलती है, वस्तु के ए सिरे से निकलकर एफ में से गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और जहाँ ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं वहाँ हमारा प्रतिबिंब बन गया है। देखिए तो यहाँ देखने पर, इस चित्र किरण आरेख में देखने पर ये पता चल रहा है कि ए बी का जितना साइज है उतना ही जो ए बी वस्तु का साइज है उतना ही हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का साइज है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, वस्तु से छोटा नहीं है, वस्तु से बड़ा नहीं, इसका आंसर है वस्तु के समान, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वस्तु के समान प्रतिबिंब का जो आकार है वो है वस्तु के समान। ये 1 नंबर के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा। प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये देखिए इसका फार्मूला होता है पार्श्वक्रम में प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध निकालने का 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसमें जो है पार्श्वक्रम में हमारा जो कुल प्रतिरोध है वो घटेगा, तो ए है इसका राइट आंसर, घटता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। ये देखो प्रिज्म का, जब हम प्रिज्म में से प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में बढ़ता है। तो सबसे ऊपर विबग्योर, याद होगा आपको जो विबग्योर है, इस विबग्योर में जो आर जो है सबसे ऊपर होता है, इसका विचलन सबसे कम हुआ है। और जो नीचे है हमारा वी बैंगनी रंग है, उसका सबसे ज़्यादा विचलन होता है। तो लाल रंग का क्यों होता है सबसे कम, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इसकी तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की। और जब ज़्यादा तरंग दैर्घ्य है तो ये जब माध्यम में से गुजरती है, वायुमंडल में से गुजरती है, तो तेज़ी से गति करती है और तेज़ी से गति करने के कारण इनका विचलन कम होता है। इसलिए इसका आंसर आएगा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट है, इसका आंसर वोल्ट आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन हैं, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर देना है। अभिकथन क्या है हमारा, तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, ये ठीक बात कह रहे हैं। दूसरा है तारों का अपना प्रकाश नहीं होता जबकि ग्रहों का अपना प्रकाश होता है, ये रोंग है। तारों का अपना प्रकाश होता है भाई, ग्रहों का नहीं होता। इसलिए देखिए कौन सा आएगा, यानी पहली जो ऑप्शन है हमारा ए जो अभिकथन है वो ठीक है और जो कारण आर है वो गलत है। क में ए और आर दोनों सत्य है तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। ख में ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत हो गया। ग है जो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ग ऑप्शन ठीक हो गई हमारी, ए ठीक है और जो आर है हमारा कारण जो है वो असत्य है, तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर है इसका ग। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है।
ये 2 नंबर का स्टार्ट हो गया। अब पहले जो हमारे 5 क्वेश्चन थे वो 1-1 नंबर के थे। अब अगला देखिए, टिंडल प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित बताएं। टिंडल प्रभाव क्या होता है भाई? वह घटना होती है जब प्रकाश की जो किरण है वो किसी कोलाइडन विलन, दूध, धुआं या अति सूक्ष्म कणों में, जैसे वायुमंडल से गुजरता ही है जब प्रकाश की किरण, तो वायुमंडल में बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं धूल कणों के, उसमें से जब वो गुजरती है तो उसमें जो मौजूद कण होते हैं वायु के कण जो होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं, बिखेर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। तो इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी जब प्रकाश धूल के कणों में से गुजरता है तो धूल के कण जो होते हैं उसको फैला देंगे और वहाँ से जो रास्ता है, प्रकाश का मार्ग है, वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। घने जंगल में जब सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से धूल भरे वातावरण से होकर गुजरती हैं तो उनका मार्ग हमें दिखाई देता है। आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.2 एम्पीयर विद्युत धारा आई हमारा 0.2 एम्पीयर हो गया, समय 2 मिनट, टी हमारा 2 मिनट तक पर हो गया, तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। आवेश क्या होता है? क्यू। इसके लिए देखिए ये यहाँ पर है हमारा जो आई है, आई हो गया हमारा 2 एम्पीयर है, टी 2 मिनट हो गया, और समय को हम मिनट में दे रखा है तो इसको हम सेकंड में बदल लेंगे तो 120 सेकंड हो जाएंगी। आई का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू निकालेंगे तो क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा। आई हमारा 0.2 एम्पियर है और समय हमारा 120 सेकंड है। तो ये सोल्व करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमारा 24 कूलाम आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन दे रखा है, 2 नंबर में है। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 2 भाग दे रखे हैं 8वें के, ए और बी। ए भाग देखिए, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? 2 नंबर में है ये प्रश्न। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती, अगर वो ऐसा करती हैं इसका मतलब ये होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर जहाँ वो काट रही हैं उस बिंदु पर दिक्सूचक को रखेंगे तो वो 2 दिशाओं की ओर संकेत करता है और दिक्सूचक एक ही दिशा की ओर करेगा, और जो अगर 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगा जो कि संभव नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पर वो प्रतिच्छेद नहीं करती। छठ बी भाग देखिए, छठ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता अधिकतम कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो अधिक जो इसकी शक्ति है वो कहाँ दिखाई देती है, प्रबलता कहाँ स्ट्रोंग होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो अपेक्षिक प्रबलता हम कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई प्रबल है चुंबकीय क्षेत्र? तो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा निकट होती हैं, पास पास होती हैं, वहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रबल होता है। तो ये पास पास कहाँ पर होती हैं? जब हम चुंबकीय क्षेत्र खींचते हैं तो ध्रुवों सिरों जो छड़ चुंबक होता है उसके जो सिरे होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, उनके पास जो है चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो इसका जो आंसर आएगा कहाँ कहाँ होती है? तो जो छड़ चुंबक है उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो 8वां हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2 भाग में था, ए और बी में। अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां, परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है? ये देखो हर एक लगभग पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आया है और इम्पोर्टेंट है। एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। परिभाषा पूछ रखी है और कैसे हमें उसका डायग्राम बनाना है ये देखिए। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? जैसे छड़ चुंबक के चारों ओर होता है वैसा ही होगा और वैसा ही हमें पैटर्न प्राप्त हो जाता है। डायग्राम देखिए, ये तार लपेटे हुए हैं और ये परिनालिका हो गई है और इसमें से ये इसमें बैटरी लगा दी है और कुंजी लगा दी है और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखिए
ये वाला सिरा जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं उत्तरी ध्रुव बन गया है, जैसे छड़ चुंबक में होता है, और जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विलीन हो रही हैं वो दक्षिण ध्रुव बन गई है, ऐसे लिखा हुआ इसमें। और जो इसमें परिनालिका के अंदर देखिए, जो बिल्कुल समांतर हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर हम यहाँ किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का परिमाण निकालें तो वह हर एक बिंदु पर समान होता है, बिल्कुल समांतर लग रही हैं एक दूसरे के बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के भीतर समान होता है। तो ये आप डायग्राम बना देना। इसमें विद्युत धारा का जो है ये दिशा का ध्यान रखना है। ये देखिए प्लस से माइनस की तरफ दिखाना है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये है 3 नंबर में था ये क्वेश्चन। दूसरा है इसके अथवा में है, या तो आप ये वाला परिनालिका वाला करना है आपको, या फिर अगला दे रखा है विद्युत परिपथों वाला, ये वाला करना है। दोनों में से एक करना है, जो भी आपको ठीक लगे वो कर देना। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपकरणों के नाम लिखिए। तो 2 सुरक्षा उपकरण हैं विद्युत फ्यूज और भूसंपर्क तार। जब आप ये लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसका अगला जो भाग है वो देखिए, विद्युत से विभिन्न सुरक्षा उपायों का वर्णन कीजिए, यानी कि हम बिजली से कैसे बच सकते हैं, बिजली से लगने वाले करंट से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में लिखना है। तो कभी भी हमें गीले हाथों से स्विच को, सॉकेट को या बिजली के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जब गीले हाथ हैं तो पानी है, पानी में से विद्युत का चालन होता है तो हमें करंट लग सकता है। हमेशा विद्युत रोधी दस्ताने या जूते पहनकर ही हमें बिजली का काम करना चाहिए। क्षतिग्रस्त तारों और ख़राब प्लग को तुरंत बदलना चाहिए, नहीं तो करंट लग सकता है। तो ऐसे और भी तरीके लिख सकते हैं आप, करंट से कैसे बचा जा सकता है। 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए घरों में। 3 पिन प्लग होता है, जैसे जो ज़्यादा शक्ति वाले हमारे घरों में विद्युत उपकरण होते हैं उनको 3 पिन प्लग से चालू करना चाहिए, क्योंकि जो 3 पिन प्लग है उसमें मोटी पिन जो होती है वो भूसंपर्क तार से जोड़ देती है। अगर करंट आ भी जाता है तो वो धरती में चला जाता है और उसका भी बहुत शून्य हो जाता है, जिस कारण हमें करंट नहीं लग पाता। तो ये सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पूरा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 10वां क्वेश्चन दे रखा है, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करो। ये 10वें क्वेश्चन के 3 भाग हैं, यानी कि अब ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण 2 नंबर का हो गया, लेंस की क्षमता वाला भी 2 का हो गया, और एक ये तीसरा सी वाला हो गया। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बिल्कुल ये पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, बिल्कुल ईजी है। देखिए उत्तल दर्पण का क्या मतलब है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, और जो अवतल दर्पण है इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा होता है। यह परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाले किरणों को फैला देता है, और यह परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, यानी कि जो अवतल दर्पण है वो केंद्रित करता है, और जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, फैला देता है। यह हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, और जो अवतल दर्पण है वो वस्तु कहाँ रखी है उस स्थिति के आधार पर वो वास्तविक भी बना सकता है, आभासी भी, उल्टा भी, सीधा भी, छोटा और बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। वस्तु कहाँ रखी है उसकी स्थिति के आधार पर ये प्रतिबिंब बनाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 नंबर का था। लेंस की क्षमता क्या है, इस लेंस की क्षमता का मात्रक बताएं, ये भी 2 नंबर में है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। इसे P से लिखा जाता है, और इसका मात्रक डायप्टर होता है। डायप्टर को D से लिखेंगे। तो कोई भी लेंस, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल है, वो कितना प्रकाश की किरणों को फैलाता है, कितना एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, उसकी मात्रा को कहेंगे उसकी क्षमता। अगर ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा किरणों को फैला रहा है या एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है, तो उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो ये R = 2F, जो R है वक्रता त्रिज्या है, ये दुगुना होता है फोकस दूरी से। तो ये फार्मूले से हम बता सकते हैं इनका संबंध। तो आप या तो ये 10वें क्वेश्चन की ये तीनों पार्ट करोगे, या इसके अथवा में दूसरे दे रखे हैं उसके भी 3 भाग हैं।
पहला दे रखा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित है। सी और एफ के बीच में स्थित है। देखिए क्या है, दर्पण कौन सा है, अवतल है। और कहाँ वस्तु रखी है, सी और एफ के बीच में। दो बातें जरूर ध्यान रखनी है। उसके प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये देखिए, वस्तु बिंब की स्थिति क्या है हमारी, अवतल दर्पण के सामने सी और एफ के बीच में। ये देखिए अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया है। आप अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेंगे, बीच में मुख्य अक्ष खींच लेना पेंसिल से। पी बिंदु ध्रुव यहाँ लगा देना। अब पी से एफ की दूरी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो एफ से सी की दूरी भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी पी से सी की 2 और बीच में 1 पर एफ हो जाएगा। तो हमने सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है। देखो ए भी वस्तु रख दी है। एक प्रकाश की किरण जो है ए सिरे से निकलकर अवतल दर्पण से टकरा रही है और टकराने के बाद उसका परावर्तन हो रहा और वो एफ में से गुजर गई। दूसरी किरण है ओ सिरे से अवतल दर्पण से टकराई और उसी रास्ते वापस आ रही है, और क्योंकि वो सी में से गुजरी है। वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो ये देखिए यहाँ गुजर गई। तो जहाँ जहाँ ये दोनों रेखाएं काट रही हैं वहाँ हमारा जो है ये दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया। ये देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, यानी उल्टा हो गया। स्थिति कैसे पता चल गई कि भाई ये जो देखो सी से परे बन गया। और इसका साइज़ देखिए, साइज़ भी देख लीजिए। ए बी का साइज़ छोटा है, ए डैश बी डैश का साइज़ बड़ा है। और इसकी प्रकृति देखिए, मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, तो ये क्या है, उल्टा हो गया। और रेखाएं आपस में काट रही हैं असलियत में, तो ये वास्तविक हो गया। तो वास्तविक और उल्टा इसकी प्रकृति हो गई। और साइज़ बड़ा है, ए बी का साइज़ छोटा है, ए डैश बी डैश का साइज़ बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें किरणारेख से देख देख के हम लिख भी सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे है, सी से परे बन गए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बी भाग है इसका। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। देखिए इसी के नीचे दिखा रखी है। लेंस की क्षमता दे रखी है P = 2 डायोप्टर। F निकालना है। P का फार्मूला होता है 1/F और F निकालेंगे तो 1/P हो जाएगा। 1 माइनस में है हमारी क्षमता, तो -1/2 हो जाएगा। तो अब हमें पता होता है अगर डायोप्टर में लेंस की क्षमता दे रखी तो फोकस दूरी हमारी मीटर में आएगी। इसलिए देखिए ये हमने -0.50 मीटर आ गई है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -50 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें माइनस साइन क्या दर्शाता है कि ये अवतल लेंस है। जो है प्लस साइन होता है उत्तल लेंस के लिए और माइनस साइन होता है अवतल लेंस के लिए। तो ये अवतल लेंस है। इस साइन से पता चला है कि ये लेंस अवतल है। सी भाग देखिए, ये 1 नंबर का है। प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। R = ρ/L/A। R क्या है, प्रतिरोध है। रो क्या है, प्रतिरोधकता है। L क्या है, चालक की लंबाई है। और A क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अब जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई के क्या है, समानुपाती है। देखिए ये प्रतिरोध है, ये L है, इसके समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं तो चालक की लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगर चालक की लंबाई घटा देते हैं तो प्रतिरोध भी घट जाता है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में क्या होता है, ये प्रतिरोध उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। R अगर बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल घट जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो 10वां क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया है। आप उन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों ही इजी हैं। 3 पार्ट्स में आए हुए हैं। ये हमारा जो है क्या है जो है भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो गया है। अब हमारा रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया। रसायन विज्ञान में देखिए 11वां क्वेश्चन है, संक्षारित तांबे का रंग कैसा होता है। तो
तो इसका आंसर आ गया हरा। तांबे पर जब संक्षारण हो जाता है तो उसका रंग जो है हरा हरा हो जाता है। अमलगम वह मिश्र धातु होती है जिसमें एक अवयव पारा होती है, Hg, इसको मरकरी भी बोलते हैं, पारा Hg। तो अमलगम में एक धातु जो होती है मिश्र धातु में पारा होती है। एक्वेरेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होता है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग होते हैं, टोटल 4 भाग में अगर 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हैं और 1 नाइट्रिक अम्ल का है तो 3:1 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा आंसर इसका जो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित प्रश्न के 2 कथन दे रखे हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इनमें से उपयुक्त का विकल्प का चयन करते हुए आंसर देना है। अभिकथन क्या है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ये ठीक ऑप्शन ठीक है ये वाली बात। कारण अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो है इसका अभिकथन का जो है ये एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक नहीं है। तो दोनों तो सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका जो आंसर है ख भाग हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, एक ही नंबर का है 15वां, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं? देखिए वही मैग्नीशियम जो है रिबन है हवा में रहता है, तो हवा में के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो इसके जलने में रुकावट डालती है, बाधा डालती है। अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो उसको आसानी से वो जलेगी नहीं, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेग मार से इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं। तो ये 1 नंबर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर में है। सूचक वो पदार्थ होते हैं जो ये बताया कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है, वो सूचक होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का जो एग्जाम्पल है हल्दी और लिटमस होता है, ये प्रकृति में पाए जाने वाले होते हैं। और संश्लेषित होते हैं, जो मानव बनाता है, मानव निर्मित होते हैं, वो संश्लेषित सूचक होते हैं। मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन इसका एग्जाम्पल है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, और इसका सूत्र क्या है? CaSO4.12H2O, आधा पानी का अणु है, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। और इसके उपयोग भी बताने हैं, POP के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसका उपयोग जो है डॉक्टर है करता है, भाई अगर हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो वो डॉक्टर जो है प्लस्तर जो चढ़ाता है वो POP का ही बनाता है, और हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने के लिए वो इसका उपयोग करता है। खिलौने बनाने के लिए भी, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने के लिए भी POP का उपयोग किया जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाला। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और तीर का निशान HCl, इसको संतुलित करना बिल्कुल ही ईजी है। ये देख लेते हैं, तीर के निशान के पहले और तीर के निशान के बाद इन तत्वों की जो है परमाणुओं की है जो संख्या है बराबर होनी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं H2 क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ तीर के निशान से पहले H कितने हैं? 2, तीर के निशान के बाद 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ बराबर करना है। तो HCl है, उससे H से पहले हम 2 लगा देंगे। जैसे देखिए सॉल्यूशन में 2 लगा दिया है। 2 लगाने से क्या होगा? यहाँ H2 तो 2 थी ही, और यहाँ H 2 हो गए 2 लगाने से। फिर देखिए क्लोरीन यहाँ कितनी है? 2 हैं, तो यहाँ भी कितनी है? इसके बाद देखिए यहाँ आगे 2 लगाने से क्लोरीन के लिए भी 2 हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं, तो इसलिए ये 2 लगाने से ये संतुलित हो जाता है। अगला देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है, NH3 बना रहा है। ये कैसे देखेंगे? देखिए N2 2 हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है, हमें 2 बनाने पड़ेंगे। हम 2 लगा देते हैं N से पहले। 2 लगाने से क्या हुआ? 2 लगाने से क्या हुआ? N 2 हो गए, और जो ये हाइड्रोजन थे यहाँ पर 2 ही थे, यहाँ पर 2 या 6 हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर H2 से पहले 3 लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6।
अब N भी 2 हो गए, इधर भी N 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 तिया 6 हो गए, इधर भी 2 तिया 6 हो गए। तो इस तरह से ये संतुलित हो गई है। तीसरी जो अभिक्रिया है सोडियम प्लस पानी, ये दिखा रखी है। सोडियम की पानी के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। इसको संतुलित करना है। देखिए ये देखना है सोडियम कितने हैं। पहले यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर दूसरी है पानी, यहाँ H2 2 है और O 1 है, इधर एक ही O है, एक H तो 3 है, 2 इधर और 1 इधर, 3 H है। 3 H का मतलब यहाँ पर H 2 ही हैं, तो यहाँ पर हमें 3 बनाने पड़ेंगे। 3 कैसे बनाएंगे? 2 हैं, 3 तो बन नहीं सकते, तो हम यहाँ 2 ही लगा सकते हैं। पानी से पहले 2 ही लगा देंगे। 2 लगाने से हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गई। तो देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर 1 ही है। अब इधर 1 नहीं 2, हाँ 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ हम N से पहले 2 लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन संतुलित हो गई है यहाँ H, यहाँ 2 लगाने से। और Na के सामने भी हम 2 लगा देंगे, तो सोडियम भी 2, इधर भी 2 हो गई, इधर भी 2 हो गई, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। ऐसे ये संतुलित हो जाती है। तो ये संतुलित वाला जो है 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसके अथवा में आप या तो आप ये संतुलित कीजिए, या हाँ एक और क्वेश्चन दे रखा है अथवा में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अक्षार और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और अक्षार के साथ भी कर लेता है। तो ये इसका क्या उदाहरण है? जिंक ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका उदाहरण है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है? वर्णन करें। देखिए कार्बन के 2 गुणधर्म होते हैं जिनसे कार्बन यौगिकों की एक विशाल संख्या बन जाती है। इसका पहला गुणधर्म है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन एक चेन सी होती है। इसमें कार्बन कार्बन जुड़ के एक चेन बना देते हैं। कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं से, यानी कार्बन कार्बन से जुड़कर वो बनाते हैं। आपस में एक इनकी बहुत बड़ी एक क्षमता होती है जिसको हम अद्वितीय क्षमता बोलते हैं। और अधिक संख्या में अणु बनाते हैं। कितने भी कार्बन जुड़ जाएं, 100 20 10 20 30 कितने भी जुड़ सकते हैं। इनमें ये बहुत इनकी बढ़िया क्षमता, इसका गुण है श्रृंखलन वाला। और जो श्रृंखलन में कार्बन यौगिक हैं 3 तरह से बनते हैं। एक तो कार्बन की लंबी श्रृंखला सीधी सीधी चेन बनती जाए, दूसरी शाखाएं निकल जाए साइड में से कार्बन की अनेक शाखाओं वाली श्रृंखला। तीसरा जो हो जाता है कार्बन की, तीसरा जो होता है वलय, रिंग फॉर्म में जो है कार्बन यौगिक बनाते हैं। तो पहला जो लंबी श्रृंखला है उसमें संतृप्त और असंतृप्त यौगिक आ जाएंगे। संतृप्त कौन से होते हैं? वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक कलाबंध हो, जिनको हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। और इसमें देखिए सीधी सीधी चेन है, मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, कितनी भी लंबी आप बना सकते हो, कितने भी कार्बन की संख्या तक। अगला यौगिक, वे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच असंतृप्त यौगिक हैं ये, जिसमें 2 या 3 आबंध होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। 2 आबंध वालों को एल्कीन बोलते हैं और 3 आबंध वालों को एल्काइन बोलते हैं। ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में, और इसका फार्मूला देखिए CnH2n तो है हमारा एल्कीन का, और CnH2n-2 जो है वो है एल्काइन का। तो इनके भी जो दे रखे हैं यहाँ पर एथीन, देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंध है तो ये एथीन हो गया। प्रोपीन, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में कलाबंध है। ब्यूटीन में भी है, पेंटीन में भी है, हेक्सीन में भी है। ठीक है, इसी तरह से अल्काइन में देखिए 2 कार्बन वाला एथाइन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड त्रियाबंध आ गया है। प्रोपाइन में भी एक त्रियाबंध है, ब्यूटाइन में भी एक त्रियाबंध है, पेंटाइन में भी एक त्रियाबंध है, और हेक्साइन में
भी एक क्रियाबंध है। इसका सूत्र जो अल्काइन है CnH2n-2 है, जहाँ पर n कार्बन की संख्या होता है। ये तो सीधी सीधी चेन थे। अब जो है शाखाओं वाली जो श्रृंखला है, इसमें समावयव आएंगे। समावयव जो होते हैं वो शाखाओं वाले होते हैं, जैसे कि ब्यूटेन के 2 समावयव हैं। सीधी चेन वाले को एन ब्यूटेन बोल देंगे, और जो श्रृंखला बना रखी है उसको आइसोब्यूटेन बोल देंगे ये। और जो हमारा पेंटेन के हैं, इसके 3 समावयव होते हैं। देखो सीधी चेन 5 कार्बन है, और 5 कार्बनों की सीधी चेन को बोलेंगे एन पेंटेन। और 5 कार्बन में से 4 सीधी श्रृंखला में और एक इसकी शाखा बन गई हो तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। और सबसे नीचे हैं जो 3 तो हैं सीधे, और 3 फिर एक दूसरे कार्बन के ऊपर और नीचे एक कार्बन की शाखा लग गई हैं, तो ये हमारा हो गया नियोपेंटेन। तो ये इस तरह से शाखा वाले में समन्वय आ जाएंगे। पहले देखिए साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, संरचनात्मक सूत्र। ये देखिए साइक्लोपेंटेन का मतलब है पेंटेन है और वो साइकिल एक दूसरे का खुला नहीं है, वो बंद है। तो ये पांचों कार्बन, पांचों कॉर्नर पे जो C लग गई हैं, तो C5H12 आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए इस तरह से हम षटकोण साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हैं। और इसके प्रोटीन इसको भी दिखा रखा भाई, देखो साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है। साइकिल माने पूरी साइकिल हो गई, गोल गोल वृत्त उसमें होगी। और हेक्सेन यानी 6 कार्बन वाला, एन यानी एक कलाबंद है। इसी तरह साइक्लोपेंटेन में भी साइकिल है, 5 कार्बन हो गए और सिंगलाबंद हो गया। बेंजीन भी देखो इसमें अब द्विआबंध वाला बेंजीन भी विलय के फॉर्म में दिखा रखा है। बेंजीन में 3 त्रिआबंध है। C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, आणविक सूत्र। उसको ऐसे फैला के लिखेंगे तो देखिए षटकोण की तरह ही आ गया, देखो बीच में, लेकिन इसमें बीच में 3 द्विआबंध आ गए हैं, तो ये हमें लगा लेने हैं। और CH हो ही गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, संरचनात्मक सूत्र बेंजीन का। दूसरा जो है, अब तक तो हमने ये कर लिया श्रृंखलन, चतुसंयोजकता। कार्बन में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण वे 4 आबंध बना सकते हैं। कार्बन कार्बन व अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ यौगिक बनाते हैं ये देखिए इस तरह से 4 हो जाएंगे। इन 2 गुणों के कारण ही जो कार्बन है लाखों की संख्या में यौगिक बनाता है। देखिए याद है तो तुम यहाँ पर, मैंने तो सिर्फ अल्केन अल्कीन अल्काइन लिखा है, इसमें आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अल्कोहल का करके दे सकते हैं, एल्डिहाइड का दे सकते हैं इसमें, और भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का दे सकते हैं, ये सारे भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने अल्केन और अल्कीन का ही एग्जाम्पल दिया है इसमें। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। कार्बन के 2 गुण गुणधर्म हो गया श्रृंखलन, और दूसरा गुण कौन सा है, चतुसंयोजकता। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। अपमार्जक साबुन की तुलना में किस प्रकार लाभदायक है। देखिए दे रखा है अपमार्जक क्या करते हैं, कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं अपमार्जक, क्योंकि ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, जिस कारण वे आसानी से जाग बना लेते हैं। और लेकिन जो साबुन है वो ऐसा नहीं कर पाते, वो ना तो जो उनके साथ कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अघुलनशील पदार्थ बनाते, ना ही जो है उसके साथ आसानी से जाग भी नहीं बनाते। ये साबुन जाग भी नहीं बना पाता और अघुलनशील पदार्थ भी बना देता है, इस कारण वो जाग भी नहीं बना पाएगा। और कपड़े धोने के लिए ज़्यादा साबुन लगता है, अपमार्जक में कम में काम चल जाता है, लेकिन साबुन ज़्यादा घिसना पड़ता है। अगला दे रखा है मिसेल का निर्माण कैसे होता है और इसकी सफाई प्रक्रिया बतानी है। देखिए इसके लिए साबुन की शोधन क्रिया में सबसे पहले हम साबुन की डेफिनेशन देंगे। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये परिभाषा देनी है कि साबुन होता क्या है। बहुत लंबी श्रृंखला होती है और कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो जलरागी होता है।
और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला जो भाग है वो है जल विरागी होता है, यानी जल में नहीं घुलता। आयनिक सिरा जल में घुल जाता है, इसलिए जलरागी है। साबुन का आयनिक सिरा बाहर की ओर पानी की ओर होता है और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जो है वो तेल की ओर व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि ये तेल की में घुल पानी में नहीं घुलता, ये सिरा तेल में घुलता है, इसलिए तेल की ओर व्यवस्थित होगा, जिससे मिसेल का निर्माण होता है। जब ये व्यवस्थित होते हैं जो है साबुन के अणु, तभी मिसेल बनती है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में घुलनशील होता है। तेल जो है पानी में घुलता नहीं है, घुलनशील होता है। तैलीय रूप में जो है तैलीय मैल जो है मिसेल के केंद्र में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन बने रहते हैं और आयन आयन विकर्षण के कारण मैल आसानी से बाहर निकल जाता है। इस तरह कपड़े साफ हो जाते हैं। ये देखिए, ये मिसेल है। ये साबुन का अणु दिखा रखा है एक ऊपर, ये जो गोल गोल दिखा रखा है ये आयनिक सिरा है, और ये जो पूंछ दिखा रखी है जिग जैग मोशन में दिखा रखा है ये इसकी हाइड्रोकार्बन पूंछ है, जो कि जल विरागी है, जो कि पानी में नहीं घुलती। ये जो है तेल गंदगी में घुल जाती है और उसी तरफ ये अपना वो कर लेती है। ये देखिए, आयनिक सिरा तो पानी की तरफ है, बाहर की तरफ है, और जो ये जल विरागी सिरा है, साबुन अणु है, ये अंदर की तरफ है, तेल की तरफ। बीच में जो है तेल इकट्ठा हो जाता है, ये अंदर की तरफ है। देखिए, ये जो है कपड़ा दिखा रखा है, इसके ऊपर नीला नीला दाग लग गया है। इस दाग को साफ करना है साबुन से। तो इस पर जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाने के बाद देखिए, जो ये साबुन का अणु दिखा रखा है, जो नीला भाग डार्क नीला दिखा रखा है वो जलरागी दिखा रखा है, और जो लाइट आसमानी रंग का दिखा रखा है, लाइट कलर में है, वो जल विरागी है। तो देखिए, जल विरागी जो सिरा है वो इस इस जो गंदगी की तरफ है जो कपड़े पे लगी हुई है, और सभी जो है साबुन के अणु है इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं अपने आप को। जो इसका निचला सिरा होता है वो भारी था। ठीक है। अब दूसरे डायग्राम में देखिए, जैसे जैसे हमने उस कपड़े को रगड़ा है, ये जो ये जो साबुन के अणु हैं इसको गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखो, इस डायग्राम में चारों तरफ से घेर लिया इसने। जो आयनिक सिरा है वो बाहर की तरफ हो गया, और जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है जल विरागी सिरा है वो गंदगी की तरफ आ गई है, नीली नीली गंदगी की तरफ। देखो, इसको चारों तरफ से घेर लिया है, और घेरने के बाद जब ये नीचे आ जाती है, कपड़े में से निकल जाती है, तो देखो ये मिसाइल दिखा रखी है। इसमें मिसाइल के रूप में ये तैयार हो जाती है, और कपड़ा देखो बाहर आ गया है और साफ़ हो गया है। ये गंदगी जो है उसमें पानी में तैरती रहती है। इस तरह से ये साबुन की प्रक्रिया हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपमार्जक वाला 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर लेना। अगला जो है ये भी अथवा में है, या तो आप साबुन वाला करो 5 नंबर का, या फिर ये और दे रखा है IPSC ने लिखने हैं। पहला है ए भाग, इसमें भाग में दे रखे हैं ये। ए भाग में है CH3CH2OH। अब ये बच्चों को कई बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या पता होना चाहिए। कार्बन की संख्या, कार्बन गिन लेने हैं। इसमें CH3 का 1 कार्बन, CH2 का 1 कार्बन, तो 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए क्या पूर्व लगन आता है? एथ लगता है 2 कार्बन के लिए। ये तो हमें रटने ही पड़ेंगे भी। मैथ के लिए कार्बन, एथ के लिए 2 कार्बन, प्रोप के लिए 3 कार्बन, ब्यूट के लिए 4 कार्बन, पेंट के लिए 5 कार्बन। ये तो हमें रटने ही पड़ेंगे। अगर आपने रट रखा है तो आपको पता चल जाएगा। CH3 2 कार्बन है, तो आप एथेन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक कलाबंद है। फिर ये देखिए, इसके पास प्रकार्यात्मक समूह कौन है? इसके पास प्रकार्यात्मक समूह OH है। OH किसका होता है? अल्कोहल का होता है। और अल्कोहल के लिए जो है अनुलग्न क्या लगाते हैं? अल्कोहल के लिए ओल लगाते हैं। तो एथेन प्लस ओल क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। तो 2 कार्बन वाला एथेन प्लस अल्कोहल के लिए ओल, एथेनॉल नाम हो जाएगा। अगला देखिए, फिर देखिए कार्बन की संख्या गिनिए कितनी है। 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन जैसे गिनोगे तो आपके दिमाग में ब्यूट आ जाना चाहिए, ब्यूटेन। और सिंगलावंद है, कार्बन कार्बन के बीच ब्यूटेन की जिक्र आ जाना चाहिए। फिर आपको दूसरा जो काम है वो देखना है प्रकार्यात्मक समूह। इसमें देखिए क्या कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? COOH है प्रकार्यात्मक समूह।
COOH का जो है अनुलग्न क्या होगा इसका, ओइक अम्ल होता है। तो 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोइक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल इसका आंसर हो गया है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 20वां चल रहा है अथवा वाला। अब देखिए उसका ही बी भाग है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना करनी है। ये 3 नंबर में है, 2 नंबर का वो था, अब 3 नंबर का ये है। देखिए थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाती हूँ इनको। बुक में थोड़ा सा ये डायग्राम अलग बना रखे हैं, मेरे थोड़े से अलग हैं। मीथेन देखिए, मीथेन है, सी हो गया। और हमें पता है कार्बन की 4 संयोजकता है, तो 4 संयोजकता इसकी संतुष्ट होने चाहिए। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है 4 हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए सी के इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्रॉस दिखा रखा है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बिंदु दिखा रखी है। तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वो साझेदारी कर लेता है। साझेदारी करने से क्या होता है, कार्बन की भी संयोजकता मतलब संतुष्ट हो जाती है और हाइड्रोजन की भी हो जाती है। ये देखिए दिखा रखे हैं चारों जो हाइड्रोजन है इसके चारों तरफ लगा रखे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन और इसका कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके 4 सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं। अगला क्या दे रखा है, अगला देखिए एथेनोइक अम्ल दे रखा है। अब एथेन है तो 2 कार्बन वाला है भाई, 2 कार्बन देखिए। और एथेनोइक है, एथेन है, इसका मतलब एक कलाबंध होता है इनके बीच में। और जो COOH है वो इसका प्रकार्यात्मक समूह है एथेनोइक अम्ल का। तो 2 कार्बन हम ऐसे लिख लेंगे। 2 कार्बन लिखने के बाद देखो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर ली है। और इसके जो हैं इस कार्बन के पास 3 जो है हाइड्रोजन के वो जगह बच गई है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ साझेदारी कर लेंगे कार्बन के साथ, तो कार्बन की ये पूरी हो जाती है। फिर दूसरा जो है दूसरे कार्बन के साथ देखिए COOH। अब C और O के बीच में भी ओ के भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेंगे, 2 आबंध बना देंगे। और तीसरे जो हैं तीसरे उसके कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस OH वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कर लेगा। O के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है उसके साथ कर लेगा और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ कर लेगा। देखिए दिखा रखा है, क्योंकि O को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के साथ इसकी साझेदारी हो जाएगी और एक कार्बन के साथ हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाएगी। फिर अगला पूछा गया है एथेनॉल का। देखिए एथेनॉल में जो पहला कार्बन है वो तो सेम ऐसे ही है। जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है क्रॉस से दिखा रखा है, इसके 3 तरफ तो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रखी है। जो चौथा है जो इसका इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, वो अगले इलेक्ट्रॉन के कार्बन के साथ जो है साझेदारी कर रहा है। इसी तरह जो कार्बन है इसका जो दूसरा तीसरा चौथा है इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप पूरे अंक ये दूसरा भाग करके पूरे अंक हासिल कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। अब हमारा खंड से जीव विज्ञान शुरू हो गया है। जीव विज्ञान क्या है, 21वां क्वेश्चन है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, अब बताने कौन कौन सा होता है। देखिए XX तो मादा में होता है, XY आ जाएगा इसका, YY होते ही नहीं है और अकेला X भी नहीं होता है, तो XY भी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्न किस समूह में जैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दे रखी, घास, पुष्प, चमड़ा तथा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है अजैव निम्नीकरणीय है, ये भी नहीं आएगा। घास, लकड़ी, प्लास्टिक भी ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें प्लास्टिक आ गया। सी ऑप्शन में फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये ठीक है, इसमें सारे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। डी वाले में केक, लकड़ी, प्लास्टिक, इसमें भी प्लास्टिक आ गया, यानी कि 3 में प्लास्टिक दे रखा है, तो प्लास्टिक वाला अपने आप ही हट जाएगा। जो बच गया है सी वो इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी को डैश किरणों से बचाती है। कौन सी किरणों से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 22वां क्वेश्चन ना 23वां था। अब 24वां क्वेश्चन देखिए, ये अब एक एक नंबर के चल रहे हैं। मानव में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो इंसुलिन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, अभिकथन ए कारणार और प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते उत्तर देना है। अभिकथन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है।
इसका दूसरा कारण क्या है? यह हार्मोन प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है और थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। ये कारण इसका ठीक है। तो दोनों ए आर आर और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है, क्योंकि आयोडीन अगर नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इन वसा का उपापचय भी नहीं होगा और हमें घेंघा रोग भी हो सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो कै है। तो कै ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा है, अगर मस्तिष्क के क्या कार्य हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया था। क्या कार्य हैं? बहुत के कार्य हैं। कोई भी दो का इसमें 2-3 कार्य लिख सकते हैं। देखिए, जो अगर मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। यहीं से जो भी हम सोचते हैं वो इसका ही काम है। इसमें बहुत से विभिन्न प्रकार की जो ग्राही से जो सूचना लेकर आती हैं संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, वो सब प्राप्त करने के लिए भी बहुत से क्षेत्र होते हैं यहाँ पर। और इसमें सुनने के लिए, सूंघने के लिए, देखने के लिए, हमारा पेट भर गया है या खाली भूख लगी है या नहीं, इस सब के यहाँ पर विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। और इसमें साक्षरीय क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर संवेदित सूचनाएं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाएं और पहले से जो मस्तिष्क में एकत्रित हैं सूचनाएं, उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके ये निर्णय लिया जाता है कि भाई जो है सूचना किस प्रकार की है और इसकी अनुक्रिया किस तरह से की जाए और इसकी जो है सूचना को फिर प्रेरक क्षेत्र तक प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा पहुंचाया जाता है। जैसे जो हमारे टांग की ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करती है, इसका जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी ऐच्छिक जो कार्य होते हैं उसकी जो ऐच्छिक पेशी हैं उनको नियंत्रित करती हैं। यानी 3 तरह की पेशी होती है ना, तो जो उसके कंकाल पेशी होती है या ऐच्छिक पेशी होती है उनको नियंत्रित करेंगे अगर मस्तिष्क। तो ये अगर मस्तिष्क के कार्य थे 2 नंबर में है। आप इसमें से छोटा भी कर सकते हो इसको। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? अब परागण और उसका अंतर देखिए। जो परागण है उसका पहले उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। परागण होता क्या है? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। परागण जो है ये बाहरी कारकों द्वारा होता है, जैसे कीट बैठ गया फूल पर, उसने परागण में हेल्प करती है, हवा द्वारा, पानी द्वारा। और निषेचन को बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती। परागण जो है ये परागण भौतिक क्रिया होती है और निषेचन से पहले होती है। जो निषेचन है ये जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जो परागण के बाद होती है। निषेचन के दौरान जो है युग्मनज बनता है, लेकिन परागण के दौरान ऐसा कुछ नहीं बनता। परागण होता है तो उसके बाद पराग नलिका बनेंगी, युग्मक बनेंगे और इसमें क्या बनते हैं? इसमें युग्मनज बनता है निषेचन के बाद। अगला देखिए, यौवनारंभ के समय लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार फ्रिक्वेंटली रिपीट आस्क्ड क्वेश्चन है, रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप पूरे अंक ले सकते हैं। पहले तो आप वो लिख देना जो लड़कियों और लड़कों दोनों में समान होते हैं परिवर्तन। जैसे कि शरीर के कुछ भागों में, जैसे काख और जांघों के मध्य जीर्णांगी क्षेत्रों में बाल गुछ आ जाना और उनका गहरा रंग हो जाना, पैर, हाथ और चेहरे पर महीन रोम, बिल्कुल हल्के हल्के बाल आ जाना, त्वचा तैलीय हो जाना, मुँह से निकल आना और हम एक दूसरे के प्रति अधिक सजग भी हो जाते हैं इस दौरान। लड़कों में परिवर्तन जो सिर्फ लड़कों में होते हैं वो उस पर दाढ़ी मूछ आ जाती है और उनकी आवाज़ भी फटने लगती है। दिवास्पन या रात्रि में शीशन जो है अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व भी हो जाता है। तो ये आप लड़कों के लिख सकते हैं। ये 3 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। 3 नंबर का है ये। इसके लिए देखिए, हम जो मनुष्य के अंदर है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ा तो हो गया
अलिंगी गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र और 22 जोड़े हो गए अलिंगी गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र भी बोल सकते हैं इनको 22 जोड़ों को, और एक जोड़ा हो गया लिंग गुणसूत्र। मादा में जो लिंग गुणसूत्र होता है XS हो गया, नर में जो हो गया XY हो गया। संतति में जो मादा से युग्मक आएगा यानी एक्स गुणसूत्र ही आएगा सिर्फ, उसके पास तो वाई तो है ही नहीं, सिर्फ एक्स आएगा। और पिता से एक्स भी आ सकता है और वाई से वाई भी आ सकता है। अगर पिता से एक्स आ रहा है तो जो संतान होगी वो मादा होगी। अगर पिता से वाई गुणसूत्र आ रहा है तो निषेचन के बाद जो है क्या होगा, नर संतान पैदा होगी। तो ये किस पर निर्भर करेगा कि बच्चे का जो लिंग है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि वहाँ से एक्स आ रहा है या वाई। तो इसमें जो मादा है या माता है वो तो सिर्फ एक्स गुणसूत्र ही दे रही है संतान को। तो पिता ही डिसाइड करेगा कि जो होने वाली संतान होगी वो उसका गुणसूत्र ही डिसाइड करेगा कि नर होगा संतान या मादा होगी। ये 3 नंबर में आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा ऐसे भी समझा सकते हैं, जनक हो गए मादा और नर, उसमें जो है गुणसूत्र एक्स है, इसमें XY हैं। युग्मक क्या बन गए, इसके दोनों ही एक्स बनेंगे युग्मक, इसमें एक्स और वाई 2 बन गए। F1 संतति में देखिए एक तरफ हम नर के युग्मक दिखा देते हैं, एक तरफ मादा के युग्मक दिखा देते हैं। देखिए 50% जो है ये करने के बाद एक्स के साथ, एक्स की वाई के साथ, फिर एक्स के साथ, एक्स के वाई के साथ 50% जो है मादा बन रही हैं और 50% नर बन रहे हैं। तो ये जो है ये नर वाला युग्मक ही डिसाइड कर रहा है कि जो संतान बन रही है मादा या नर वो नर बनेगी या मादा। आगे देखिए 29वां हो गया। अब 29 के में या में ऑप्शन में आया हुआ है कि भैया तो आप ये मनुष्य वाला करना, या एक और दिखा रखा है एक नीले फूल वाले पौधे का संकरण करवाया गया है एक सफ़ेद फूल वाले पौधे किसी के साथ। तो नीले फूल वाले के जनक हम लिख लेंगे बी भी लिख लेंगे कैपिटल बी में, और सफ़ेद फूल वाले को स्मॉल लेटर्स में स्मॉल बी भी लिख लेंगे। पहली संतति का रंग कैसा था देखिए, वैसे ही जैसे अभी युग्मक बना लेंगे नीले फूल वाले के 2 युग्मक बी और दोनों कैपिटल बी बन जाएंगे। सफ़ेद फूल वाले के युग्मक दोनों स्मॉल बी बन जाएंगे। फिर F1 संतति में देखिए एक तरफ हम नीले फूल के युग्मक लिख लेंगे, एक तरफ हम सफ़ेद फूल के युग्मक लिख लेंगे। और जो 4 संतान जो पैदा हो रही हैं वो जो है सभी नीले फूल वाले हो रही हैं, सभी क्या आ गए नीले फूल वाले। फिर इनका नीले फूल वालों का स्वपरागण करवाया F1 वालों का। तो देखिए जनक तो नील फूल वाले पौधे हो गए, युग्मक क्या हो गए इसके कैपिटल बी और स्मॉल बी, दोनों के सेम बन गए कैपिटल बी और स्मॉल बी। फिर इनका जो है निषेचन हुआ, संलयन हुआ इनका। देखो इसमें क्या रेशो आई, एक तो प्योर नीले वाला बना, 2 जो है हेट्रोजाइगोट बोलते हैं वह बने हेट्रोजाइगस, एक जो है प्योर सफ़ेद बन गया। 3:1 रेशो आ गई। फिनोटाइपिक रेशो तो 3:1 हो गई, जीनोटाइपिक रेशो 1:1 हो जाती है। तो इन्होंने अगला ये जो पूछा है कितना प्रतिशत फूल बनेंगे दूसरी संतति में स्वपरागण द्वारा प्राप्त फूलों में कितना प्रतिशत होगा। तो नीले फूल जो होंगे वो 75% हो जाएंगे, क्योंकि 4 में से 3 तो नीले हैं। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 3/4 करके निकाल लेंगे। तो 75% तो हो गए नीले फूल और 25% हो गए सफ़ेद फूल। तो ये 3 नंबर में है, या तो आप ये करो या फिर मनुष्य वाला लिंग निर्धारण वाला करो। अगला देखिए 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा। इसमें है श्वसन की परिभाषा दें, श्वसन के विभिन्न प्रकारों में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन क्या होता है भाई, हम पढ़ते आए हैं ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण करी है उसका क्या होता है, ग्रहण करने के बाद जो है और जो हम भोजन खाते हैं उसका जो है विघटन करना। जैसे कि पाचन के दौरान जो है ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर क्या करता है ऊर्जा बनाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं श्वसन बोलते हैं। कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग यानी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन कहलाता है।
अब वायवीय इसने कहा श्वसन के विभिन्न प्रकारों में अंतर स्पष्ट करो। अब श्वसन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ये 3 नंबर में दे रखा है, 2 भाग हैं 30वें क्वेश्चन के, 3 में और 2 में। तो ये देखिए इसका अंतर देख लेते हैं वायवीय श्वसन का। वायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरी तरह से विखंडन हो जाता है और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, CO2 और पानी बनते हैं। और इसमें अपूर्ण विखंडन होता है जिससे कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। अल्कोहल, ईस्ट में तो अल्कोहल बनेगा और मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। वायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं ये, और अवायवीय सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है। तो इस तरह से हम 3 नंबर हासिल कर सकते हैं। 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई, 2 का ये अंतर हो जाएगा। इसका बी भाग है, अमीबा में पोषण का चित्र सहित वर्णन करना है। देखिए अमीबा में पोषण है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। ए डायग्राम क्या दिखा रखा है, अमीबा के बारे में बता दिया। ये केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य है इसके अंदर, और ये खाद्य कण अमीबा के जैसे ही अमीबा के पास खाद्य कण आता है। बी में देखिए ये जो हमारे पादाब होते हैं उसको पादाब जो हैं उसको या कूटपाद भी बोलते हैं। तो खाद्य कण को देखो घेर रहे हैं, इसको ऐसे लंबे हो जाते हैं पादाब, वो खाद्य कण को घेर लेते हैं। खाद्य कण को घेरने के बाद देखो ये पूरा से उसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद ये खाद्य रिक्तिका बन जाती है, और इस खाद्य रिक्तिका के अंदर ही एंजाइम वगैरह होते हैं जो कि इस खाद्य कण को पचाने में सहायता करते हैं। और पचने के बाद ये इसमें कोशिका द्रव्य में आ जाता है, विसरित हो जाता है यह खाद्य रिक्तिका से, और यहाँ उपयोग कर लिया जाता है। जो अपाचित भोजन होता है वो ये इसकी कोशिका झिल्ली के पास आ जाता है, और कोशिका झिल्ली से वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 4 आप डायग्राम बना देना, बिल्कुल ईजी डायग्राम है, और इसके बारे में लिख देना। अमीबा में पोषण, यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। कौन से प्रवर्ध होते हैं? ये जो पादाब होते हैं ये होते हैं, और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अमीबा जो है कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की सतह से भोजन ग्रहण करते हैं। देखो ये जो दिखा रखा है ये इनके अस्थायी प्रवर्ध हैं, इनको ये खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। और खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है? जटिल पदार्थ होते हैं। जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है, और जो सरल पदार्थ होते हैं यानी पाचन होने के बाद जो सरल पदार्थ बन गए हैं वो कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं, विसरण विधि द्वारा कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। और जो अपाचित पदार्थ जो बच जाता, जो पचता नहीं है, वो कोशिका की सतह पर आ जाता है, गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप अमीबा में पोषण दिखा सकते हैं। ये आपका 2 नंबर में था। अगला देखिए, रंध्र किस प्रकार खुलते तथा बंद होते हैं? ये अथवा में या तो आपको ये श्वसन वाला और अमीबा वाला करना है, या ये रंध्र वाला या फिर मानव हृदय वाला करना है। आपको जो ठीक से आता है वो करिए। रंध्र वाला 2 नंबर में है। देखिए आपको डायग्राम बनाना है रंध्र वाला, इस तरह से रंध्र का डायग्राम बना देना। ये ए वाला डायग्राम जो है खुले का है, खुला हुआ है। द्वार कोशिका दिखा रखी है, द्वार कोशिकाओं के अंदर है हरित लवक है, इसमें क्लोरोफिल होता है। बीच में रंध्र का छिद्र है, साइड में जो हरी हरी दिखा रखी है सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसमें देखिए ये बंद, यहाँ पर रंध्र बंद है, छिद्र छोटा है, बंद हो गया है। तो छिद्रों का खुलना और बंद होना किसके कारण होता है? ये द्वार कोशिकाओं के कारण होता है। द्वार कोशिकाएं हेल्प करती हैं इसके बंद होने और खोलने में। जब पानी अंदर जाता है क्या होता है? रंध्र के अंदर जब पानी जाता है तो ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। फूलने से क्या होगा? रंध्र खुल जाएगा। और जब पानी बाहर आ जाता है तो ये रंध्र कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाएं हैं सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप डायग्राम बना देना और ये 2 बातें लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगला था हमारा दोहरा परिसंचरण। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का अर्थ है कि रक्त एक चक्कर में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। कैसे है? देखिए, दायां में शरीर के ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से माशिराएं विऑक्सीजनित रक्त को लेके आ रही हैं। एक बार तो ये हो गया कि दायां लिंद में अशुद्ध रक्त आ रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर वो दायां लिंद से दाएं निलय में चला जाएगा। दाएं निलय से उस अशुद्ध रक्त को, विऑक्सीजनित रक्त को जो फुफ्फुस धमनी है वो फेफड़ों तक लेके जाएगी। फेफड़ों तक लेके जाएगी। वहाँ पर जो है फेफड़ों में क्या होता है, ये जो CO2 है इसमें विऑक्सीजनित रक्त में, ये तो फेफड़ों में चली जाएगी। और फेफड़ों से जो कुपिका कोश में ऑक्सीजन होती है
वो रुधिर में आ जाएंगे, यानी वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। और ये जो शुद्ध रक्त है फिर कहाँ पर आएगा, ये फुफ्फुस शिराएँ लेकर आएंगी बाएं आलिंद में, हृदय के बाएं आलिंद में आ जाएगा। अब बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगा, बाएं नीले से फिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा और वहाँ पर वो ऑक्सीजन का उपयोग कर लेंगे शरीर के विभिन्न भागों में। वहाँ ऑक्सीजन ऊतकों में और अब कोशिकाओं में, और ये ऊतकों में क्या, वहाँ भी गैसों का आदान प्रदान होता है। रुधिर में तो ऑक्सीजन होती है, वो चली जाएगी ऊतकों या कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो श्वसन के दौरान बनती है वो आ जाएगी इसमें रुधिर में, वहाँ से वो उसको ले आएंगे। अब वहाँ से लाने के बाद वो दाएं आलिंद में शिरा महाशिराओं द्वारा फिर से दाएं आलिंद में लौट आती है। इस तरह से हृदय में रक्त एक चक्कर में 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? जो स्तनधारी और पक्षी वर्ग हैं, हम हैं मैमल, स्तनधारी हैं, हमारा जो है हम सब समतापी होते हैं। समतापी का मतलब होता है कि हमारे शरीर का तापमान हमेशा बराबर मतलब एक जैसा रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस जैसे अपना शरीर का तापमान है। तो जो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बाहर का पर्यावरण का कोई भी तापमान हो, कैसा भी कितना भी हो, हमारा जो हमारे शरीर का तापमान, स्तनधारियों का, पक्षियों का जो तापमान है वो बदलता नहीं है। इसलिए उस तापमान को निरंतर बनाए रखने के लिए, कम या ज़्यादा ना हो, उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा तभी मिलेगी जब हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का बंटवारा होगा, और बंटवारा होने से ही वो आपस में मिक्स नहीं होते, इसलिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी और उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता करेगी। इस तरह से दोहरा परिसंचरण जरूरी है। ये देखिए डायग्राम आप बना सकते हैं, हृदय का दिखा रखा है। हृदय में जो रेड रेड कलर में दिखा रखी है, ये फुफ्फुस शिराएँ दिखा रखी हैं ऊपर से। फुफ्फुस शिराएँ जो हैं वहाँ से फेफड़ों से जो हैं शुद्ध रक्त को लेके आई बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से आए बाएं नीला में। बाएं नीला से देखिए ये जो शरीर को महाधमनी दिखा रखी है, महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों तक ले गई है। यहाँ देखिए, यहाँ केशिकाओं में यहाँ ये दिखा रखी हैं केशिकाएँ। यहाँ पर फिर गैसों का जो है आदान प्रदान हो रहा है। जो केशिकाओं में CO2 है वो रुधिर में चली गई है और ऑक्सीजन जो है ऊतकों के पास चली गई है। देखो CO2 वाले नीले रंग में दिखा रखा है, ये भी ऑक्सीजन रक्त है। ये महाशिरा लेकर आ गई, इधर महाशिरा लेकर आ गई, और यहाँ पर ये देखिए इसमें दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से फिर दाएं नीले में, और दाएं नीले से अशुद्ध रक्त देखिए नीले नीले ये फेफड़ों में चली गई फुफ्फुस धमनी द्वारा, और यहाँ फिर ये शुद्ध हो जाएगा। इस तरह से ये जो है दोहरा परिसंचरण होता है। ये फेफड़ों में भी जा रहा है, और ये देखो इस तरह से सारा, तो इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। एक चक्कर में 2 बार शरीर में प्रवेश करता है अपना जो रक्त है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देना। तो आज का जो है अपना 2026 का प्री बोर्ड का जो है पेपर अपना सॉल्व हो गया है, और इसको अच्छे से अभ्यास करना। मार्च 2026 का अभी एग्ज़ाम बाकी है, उसके लिए अच्छी अच्छी तैयारी करना, डायग्राम ड्रॉ करके देखना, और जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करके सभी न्यूमेरिकल्स का जो है अभ्यास करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जो कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए लेटेस्ट अपडेट उसका नोटिफिकेशन का जो आइकन दबाएं, और अगली वीडियो देखने के लिए फिर कल मिलेंगे, और धन्यवाद देखने के लिए।